हाँ, चलो शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हमने रिस्क की बात करी थी और रिस्क के आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली थी, मेजरमेंट की बात कर ली थी, कौन कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं। रिस्क प्राइसिंग यानी रिस्क तो हो रहा है, उस रिस्क की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। प्राइसिंग मतलब कोई कॉस्ट, जैसे इंश्योरेंस की प्राइसिंग होती है। अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस देते हैं तो पता लगा 10,000, 12,000, 20,000 आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, ठीक है। तो इस तरह क्या होना चाहिए, रिस्क की प्राइसिंग होनी चाहिए, ठीक है। रिस्क इन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस इम्पैक्ट बैंक्स इन 2 वेज। 2 तरह से इम्पैक्ट करती है रिस्क, जो रिस्क होते हैं। पहला क्या कवर करता है, मेंटेन नेसेसरी कैपिटल। तो एक तो आपको क्या कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। आप उतने कैपिटल को अपने कहाँ पे, अपने किसी खर्चे में उस तरह यूज नहीं कर सकते। आपको हमेशा उतनी हैसियत बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ जाए तो वो पैसा आपके लॉस के अगेंस्ट में अप्रोप्रिएट होगा। पहली बात, एटलीस्ट एज पर रेगुलेटरी। और ये इसका मतलब कि जो आपको कैपिटल मेंटेन करनी है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिल को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो बेसिल 3 के अकॉर्डिंग करनी है। द कैपिटल रिक्वायर्ड इज नॉट विदाउट कॉस्ट। The capital required is not without cost. The cost of capital arises from the need to pay investors in banks equity in the form of dividend and for internal generation of capital necessary for business growth. तो वो कहता है जो cost of capital क्या होती है, कहने क्या मतलब, पहला बोलता है not without cost। पहला क्या बोलता है, capital required is not विदाउट कॉस्ट। अब बात करते हैं कॉस्ट क्या होता है, कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है। कैपिटल की कॉस्ट होती है जो आप कैपिटल फॉर्म करते हैं उसमें से आपको डिविडेंड देना पड़ता है, ये कॉस्ट है कैपिटल की। यानी प्रॉफिट जब होता है तो उसमें बांटना पड़ता है, जबकि आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता था। लेकिन वो कैपिटल जिनकी भी लगी हुई है उसकी कॉस्ट क्या है, आपको उसके बदले में डिविडेंड देना है। और दूसरी बात क्या बोली कि कैपिटल जो होती है बिजनेस ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती है, यानी आपको नई ब्रांचें खोलनी है, नए बिल्डिंग्स लेनी है, नया इक्विपमेंट्स लेना है, ये सब कैपिटल से ही आप देंगे, ठीक है। ईच बैंकिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एबल टू जनरेट नेसेसरी सरप्लस टू मीट द कॉस्ट। अब जो भी आपको कॉस्ट बियर करनी है वो आपके सरप्लस से बियर होगी। जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से ही आप क्या करते हैं, जो सरप्लस होता है उसी से सारी चीज़ें खर्चे निकालते हैं। द प्राइसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर्स डिस्कस इन दिस पैरा। अब क्या है कि ये सारी चीजें उन्होंने बता दी। अब दूसरी बात आती है सेकेंडली। तो पहली बात क्या हो गई, कैपिटल। फर्स्ट क्या हो गई, एक तो आपको कैपिटल की वजह से जो है जो रिस्क की प्राइसिंग है, पहला तो क्या है, आपको कैपिटल मेंटेन करनी है। दूसरे में प्राइसिंग की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस associated with all risk, this also needs to be factored into the pricing। तो एक तो कैपिटल हुआ और दूसरा क्या हो गया, लॉस। पहला तो आपको कैपिटल मेंटेन करनी है, और वो कैपिटल किस किस कारण के लिए मेंटेन करनी है, एक तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है और दूसरा आपके खर्चे हैं, दोनों के लिए आपको करनी है। दूसरा बोला लॉस, दिस ऑल्सो नीड्स टू फैक्टर। टू एक्सप्लेन दिस लेट अस टेक द केस ऑफ द बैंक हैज 100 क्रेडिट। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या हुआ, लेवल 2 रिस्क वाले। कौन से वाले, 100 कैपिटल क्रेडिट अकाउंट्स यानी लोन अकाउंट्स हैं, लेवल 2 रिस्क है उनका। अकॉर्डिंग टू सम मेजर से हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन इंडिकेट देयर इज एन एवरेज लॉस ऑफ 2% ऑन। अब ये कहां से निकल के आया, आपने पूरा हिस्टोरिकल डेटा लिया, आपने कहा कि जितने भी लेवल 2 रिस्क वाले अकाउंट होते हैं उसमें 2% का लॉस होता है। पूरा 10 साल का, 20 साल का आपने हिस्ट्री का डेटा उठा लिया। दिस लॉस इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद सच रिस्क। और ये क्या है, वो रिस्क के साथ एसोसिएटेड है। दिस इज टू बी फैक्टर्ड इनटू द प्राइसिंग। द इंटेंशन इज टू डिफ्रे द पॉसिबल लॉस अक्रॉस सिमिलर टाइम। यानी वो जो लॉस होने वाले हैं उनसे ओवरकम करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए हमको प्राइसिंग करनी पड़ती है। इन दिस केस रिस्क प्रीमियम इज 2% मे बी एडेड। अब ये क्या है, प्राइसिंग में क्या हो गया, 2% आप ऐड करेंगे। जैसे आपने
8% का इंटरेस्ट सबको दे रहे हैं आमतौर पर, लेकिन लेवल 2 अकाउंट के लिए आप क्या करेंगे, उसका जो रेट रखेंगे 10%। तो आपको पता है कि सिबिल अगर किसी की खराब होती है तो उसमें आप क्या करते हैं, खराब सिबिल वाले को आप ज़्यादा रेट कहते हैं देने को, अच्छी सिबिल वाले को कम। तो ये क्या हुआ कि रिस्क जैसा होगा आपके अकाउंट में उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क की प्राइसिंग करनी पड़ेगी। तो रिस्क प्राइसिंग 2 कारणों से होती है। पहला तो कैपिटल में, और उस कैपिटल में भी क्या है, उस कैपिटल से क्या करते हैं आप, डिविडेंड करते हैं और अपने खर्चे मीट आउट करते हैं, अपनी जो भी एक्सपेंशन होती है बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, आगे रिस्क प्राइसिंग इंप्लाइज फैक्टरिंग रिस्क्स इनटू प्राइसिंग थ्रू कैपिटल चार्ज। अब कैसे करते हैं, एंड लॉस प्रॉफिट। दो चीजें आ गई देखो, एक तो बोला आपने कैपिटल चार्ज लगा लेते हैं, अपनी कैपिटल जितनी होती है बोलते हैं इसमें इतने परसेंट, इतने करोड़ का कैपिटल चार्ज है, जिसको हम सीधे CRAR करार भी बोल सकते हैं। अगर आपकी 2 लाख करोड़ की कैपिटल है, पता लगा उसमें से 2 लाख में से कह दीजिए कि 50,000 करोड़ की कैपिटल आपकी चार्ज में है, यानी होने वाले रिस्क या लॉस के अगेंस्ट रिजर्व है। ठीक है, आगे दिस वुड बी इन एडिशन टू द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन द, और ये जो आप कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, ये जो रिस्क प्राइसिंग है वो एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, आमतौर पर एक्चुअल कॉस्ट आपने लगाई 8%, लेकिन इस एक्चुअल कॉस्ट में +2% कर रहे हैं। तो यहाँ वो यही बता रहे हैं कि द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड विल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ फंड्स that has gone into the transaction and cost incurred in the giving the services, ट्रांजेक्शन करने में, सर्विस करने में, which are incurred by way of maintaining the infrastructure, एम्प्लॉय की सैलरी देने में और किसी भी एक्सपेंसेस करने में। बात समझे? तो जो कॉस्ट होती है वो सारी चीज़ों को, कॉस्ट ऑफ फंड, पैसों की कीमत, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, जब आप लोन देते हैं तो जिससे पैसा आप उधार लेते हैं, सपोज कीजिए 4% में आपने पब्लिक से उधार ले रखा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, आप क्या बोला, प्राइसिंग देयरफॉर शुड टेक इनटू अकाउंट। अब देखो कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें। एक तो है कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड, यानी जो आपने पब्लिक से पैसा उठा रखा जिस रेट पे वो रेट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपकी ब्रांच का सारा खर्चा। लॉस की प्रोबेबिलिटीज, ये भी एक खर्चा है। अगर आप कहेंगे कि 10 लाख का आपको लॉस होने की संभावना, तो आप उसे खर्चा मान लीजिए। ठीक है, कैपिटल चार्जेज कितना रखना है, वो प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इतनी चीजें ध्यान में रख के आप प्राइसिंग करते हैं। जैसे प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है रखना है। अगर आपने कहा प्रॉफिट मार्जिन मेरे को 2% जरूर रखना है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी लोन होगा उसमें डिपॉजिट से +2% प्लस एक्सपेंसेस करके ही आप रेट तय करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। It should also be mentioned here that the cost of funds should correspond to the term for which it is deployed। कहने का मतलब क्या है कि ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ जो फंड है वो किससे रिलेटेड है, उसकी टर्म को आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। क्या बोला, इट शुड बी मेंशन हियर दैट अ कॉस्ट ऑफ फंड शुड करस्पॉन्डेड, और जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। किससे, जैसे आपने कहीं से पैसा उठाया, अब आपने बोला कि 4% पे उठाया, तो 4% प्लस 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 आप बताएंगे, यानी इनिशियल आपको वो बताना पड़ेगा कि इसके रिलेशन में हम ये कर रहे हैं। अगर आपने बोले जब हम 18% लोन रखेंगे, तो 18% बना कैसे, कैसे बना, इससे बना, जो ये है ना कॉस्ट विच इट इज डिप्लॉयड, कॉस्ट ऑफ जो डिप्लॉयड है, जितना आपने पैसा लेना है, जिसको डिप्लॉय करना है। ठीक है, दिस इज बिकॉज 5 ईयर फंड्स मे हैव ए डिफरेंट कॉस्ट देन 1 ईयर फंड। अब ये क्या बोला,
कि जो आप 1 साल के लिए जो फंड उठा रहे हैं वो, और जो 5 साल के लिए फंड उठा रहे हैं, उन दोनों की जो है वैल्यू ऑफ मनी के कारण डिफरेंट कॉस्ट होती है। तो ऐसे ही आपके लोन के रेट्स का भी होता है। 20 साल का लोन का रेट अलग होता है, 10 साल का अलग होता है, 5 साल का अलग होता है। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट प्राइसिंग इज ट्रांजेक्शन बेस्ड। इट मे बी नोटेड दैट प्राइसिंग इज ट्रांजेक्शन बेस्ड। जो प्राइसिंग होती है वो ट्रांजेक्शन बेस्ड होती है। दिस इज वन ऑफ द की रीजन फॉर रिस्क मैनेजमेंट ऑन द ट्रांजेक्शन लेवल। ठीक है। चलिए, अब ये हमारी आगे रिस्क प्राइसिंग। एक बार हम इसमें दोबारा यहाँ पहुँचते हैं कि हमें कितनी चीज़ें इसमें देखनी थी। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन था, फिर मेजरमेंट था। ये देखिए, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, मेजरमेंट पढ़ लिया, प्राइसिंग पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, देखो अगला पार्ट, 5वां पार्ट आ गया, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। द की ड्राइवर इन मैनेजिंग अ बिजनेस इज सीकिंग एनहांसमेंट इन रिस्क एडजस्टमेंट RO। अब क्या है, वो कहता है जो हमारा RAROC आया वो एनहांस हो, वो चाहते हैं कि वो बढ़े हमारा। देयरफॉर द अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट कैन नॉट बी इन आइसोलेशन और इन स्टैंड एलोन मोड। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिस्क का मैनेजमेंट है उसको हम एक तरफा किनारे नहीं कर सकते, या उसको स्टैंड केवल उसी की चर्चा नहीं कर सकते। उन सब रिस्क मैनेजमेंट का जो मेन मकसद है वो RAROC को बढ़ाना भी है। द अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट सेंटर्स on facilitating implementation of risk and business policies simultaneously in a consistent manner। क्या मतलब हुआ कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट की अप्रोच है, इसका जो मैनेजमेंट का सेंटर है, फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क क्या करता है, एक तो रिस्क को इम्प्लीमेंट करने में फैसिलिटेट करता है, और बिजनेस पॉलिसीज के साथ साथ इन ए कंसिस्टेंट मैनर, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क के साथ बिजनेस पॉलिसी को भी लेके और कंसिस्टेंट मैनर में, यानी लगातार करता रहता है। ठीक है। मॉडर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस कंसिस्ट ऑफ सेटिंग रिस्क लिमिट्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ रिस्क वाइल एंश्योरिंग द बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। क्या बोला है कि जो भी इकोनॉमिक मेजर्स हैं उनके साथ बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए काम करता है। कीपिंग इन व्यू, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर, द कैपिटल दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन द वे, किसको ध्यान में रखकर, ये सारी बातें उस कैपिटल को ध्यान में रख के करेगा जो आपने बिजनेस में लगाई हुई है कैपिटल। ठीक है। आगे, in a question of taking a balanced view on risk and return। अब क्या है, अब यहाँ एक बहुत की टर्म आ गया, रिस्क एंड रिटर्न का बैलेंस व्यू, एंड दैट टू विद इन द कंस्टेंट अवेलेबल कैपिटल। अब क्या बोला कि आपको रिस्क और रिटर्न का ध्यान रखना है, और साथ साथ आपको जो आपके पास कैपिटल है उस कैपिटल को ध्यान में रख के करना है। तो हमने बोला कि रिस्क एंड रिटर्न का ध्यान रखना है, और वो भी अपने कैपिटल कंस्ट्रेंट के साथ। तो मैं एग्जांपल दे रहा था एक, जब आप यूथ होते हैं, जॉब में नहीं होते हैं, तो अपने फादर या गार्जियन से बोलते हैं मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मैं बिजनेस शुरू करूंगा। तो दैट इज कंस्ट्रेंट। और 20 लाख रुपए नहीं होते हैं तो शायद आप बिजनेस नहीं भी शुरू कर पाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल एक मेन चीज है बिजनेस करने में। हाँ, ये जरूर है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें मनी कैपिटल ना होके इंटेलेक्ट कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आपको सिंगिंग करनी है, तो सिंगिंग करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, आप अच्छा गा पा रहे हैं तो वो आसानी से डेवलप हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात आ रही है,
तो वो ये कह रहा है कि हमें बिजनेस का एनहांसमेंट करना है, और एनहांसमेंट ऐसे करना है RAROC को ध्यान में रखते हुए करना है। और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको आप एक किनारे नहीं रख सकते। आपको अपनी जो बिजनेस पॉलिसीज हैं उस बिजनेस पॉलिसीज के साथ आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क का काम करना है, और रिस्क एंड एडजस्ट रिटर्न को एडजस्ट करते हुए, कॉम्बिनेशन को लेते हुए, और कैपिटल का कंस्ट्रेंट ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, इन ऑर्डर टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स बैंक्स पुट द फॉलोइंग। क्या बोलता है? एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखता है। सबसे पहले शुरू में ही बात कर ली थी हमने। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच करता है। कॉम्प्रिहेंसिव ना, हर डायरेक्शन में ध्यान रखता है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज adopted at corporate level which are consistent with the broader business strategies, capital strength, management expertise and risk appetite। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है आपके MCQ में। क्या बोलता है? जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज अडॉप्ट होती हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, जिसमें क्या क्या चीज़ है? पहला बात है ब्रॉडर बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं, कैपिटल की स्ट्रेंथ क्या होती है, आप वो बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें आपकी कैपिटल कभी कम ना पड़े, मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज होती हैं, और रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क के बारे में सारी बातें होती हैं। ठीक है, तभी आपका रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए कॉर्पोरेट लेवल पे इतनी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगला पॉइंट है गाइडलाइन एंड अदर पैरामीटर यूज्ड टू गवर्न रिस्क taking including detailed structure of prudential limit, discretionary limit and risk taking function। क्या बोला हुआ है? Guideline and other parameter used to govern risk taking including details structure of। पहला बोला क्या है कि जो भी आपकी गाइडलाइंस और अदर पैरामीटर को आप रिस्क को गवर्न करने के लिए बात करते हैं, तो उसमें क्या है? पूरे प्रूडेंशियल लिमिट की, डिस्क्रिशनरी लिमिट, प्रूडेंशियल लिमिट है, आपने रूल बना दिया। डिस्क्रिशन में क्या है कि कई चीज़ें आपको डिस्क्रिशन में दे दी कि आपकी पावर है कम ज़्यादा करना, डिस्क्रिशन है आपका। ठीक है। एंड रिस्क टेकिंग फंक्शन, और कौन कौन कितना कितना रिस्क ले सकता है। जैसे आपको पता होगा कि ब्रांच मैनेजर 10 लाख 20 लाख तक के लोन कर सकता है, उससे ज़्यादा के लोन प्रोसेल में जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। It is not enough to put in place a structure for the purpose. It is equally important to ensure that the organization function in a manner it has been planned। क्या बोलता है? एक तो बात बोली कि केवल जो है इस पर्पज के लिए स्ट्रक्चर को प्लेस कर देना ही पर्याप्त नहीं है। इक्वली इंपॉर्टेंट है क्या करना कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है वो जैसा इट हैज बीन प्लान, जैसा प्लान किया हुआ है उसी में फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। अ फीडबैक ऑफ द एक्चुअल फंक्शनिंग इज देयरफॉर नेसेसरी। क्या है कि आपने प्लानिंग कर दी, प्लानिंग करने के बाद वो वही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए एक फीडबैक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक। इन एडिशन टू दैट the feedback received on an actual performance requires monitoring also to ensure that divergence मतलब हटा देना, अलग जगह ले जाना, between the planned performance and the actual। क्या मतलब हुआ कि जो आपने एक्चुअल जो आपने प्लानिंग करी थी परफॉर्मेंस की, और वो ओरिजिनल परफॉर्मेंस से कितना हट गया है, डाइवर्ट हो गया है। ठीक है। दैट इज एक्सेप्टेबल। दिस रिक्वायर्स द फॉलोइंग। तो क्या बोला यहाँ पे? ये बोल रहा है कि जो आप प्लानिंग करें वैसा ही काम होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो कितना वो उसकी साइड से हट रहा है, ये आपको चेक करना है। ठीक है। और उसके लिए क्या होता है, अगर आप बिल्कुल वैसा ही करना चाहते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, MIS बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? MIS बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग तो इसकी कैटेगरी हो गई, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी डेटाबेस का, रिपोर्टिंग, फॉर रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो क्वेश्चन है MIS इज यूज फॉर
रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। वेल लेड आउट प्रोसीजर्स, तो आपने सुना होगा ये लेड आउट मतलब सर बोला लेड डाउन इंस्ट्रक्शन, तो लेड डाउन मतलब लेड, वेल लेड आउट प्रोसीजर, तो लेड डाउन इंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे कि आजकल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं या बनाए हुए हैं। ठीक है। फिर क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये चीज़ चाहिए। दूसरी बात ये किसके लिए चाहिए कि प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डाइवर्जेंस जो है वो क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उनको मेंटेन करने के लिए इतनी बातें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर क्या है, सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट दोनों क्या है, सेपरेट है, विथ क्लियर डिलिनिएशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। क्या बोल रहा है, क्लियर कट इसमें होना चाहिए। क्या चीज़ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैनेजमेंट ऑफ रिस्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर कट बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ये इसकी ये डिलिनिएशन का मतलब अलग अलग होनी चाहिए, पता लगना चाहिए इसकी वजह से ये गलती हुई, इसकी वजह से ये गलती, ऐसे करके। ठीक है। अगला पीरियडिकल रिव्यू ऑफ द, तो देखिए बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वन क्वेश्चन यहाँ से बनता है। किसके लिए, दिस रिक्वायर्स फॉलोइंग, काहे के लिए कि डाइवर्जेंस एक्सेप्टेबल रेंज तक हो, उसके लिए आपको इतनी बातें मेंटेन करनी पड़ती। ठीक है। चलो आगे देखिए, द बैंक एस्टेब्लिश एन एडिक्वेट सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग रिस्क एक्सपोजर एंड असेसिंग द बैंक्स चेंजिंग रिस्क प्रोफाइल। क्या बोलता है, बैंक अपने वहाँ एक एडिक्वेट सिस्टम बनाता है रिस्क की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए, और क्या किस चीज़ के लिए, रिस्क एक्सपोजर का रिपोर्टिंग के लिए। एसेसिंग द बैंक्स चेंज रिस्क प्रोफाइल, बैंक का अपना रिस्क प्रोफाइल क्या चेंज हो रहा है उसको करने के लिए। द बैंक सीनियर मैनेजमेंट और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड ऑन ए रेगुलर बेसिस रिसीव ए रिपोर्ट्स फ्रॉम द बैंक्स रिस्क प्रोफाइल एंड कैपिटल नीड्स। उनको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको एक रिपोर्ट मिलती रहती है कि हाँ हमें ऐसा से कर रहे हैं, हमें ऐसा चाहिए या नहीं चाहिए। दीज रिपोर्ट शुड अलाउ सीनियर मैनेजमेंट क्या करती हैं वो, इवेल्युएट द लेवल एंड ट्रेंड ऑफ मटेरियल रिस्क एंड दे इफेक्ट ऑन कैपिटल लेवल। क्या कि किस लेवल का जो मटेरियल रिस्क है उसका लेवल क्या है, उसका ट्रेंड क्या है। लेवल क्या मतलब एक रेंज, ट्रेंड का मतलब कब बढ़ रहा और कब घट रहा है। ठीक है। और उसका कैपिटल लेवल पे क्या इफेक्ट होता है। दूसरा इवेल्युएट करता है सेंसिटिविटी का मतलब मेजरमेंट हो गया, एंड रीजनेबलनेस ऑफ द की एजम्पशंस। क्या मतलब हुआ कि जो आपके एजम्पशंस हैं उनसे कितना वो रीजनेबल ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है। एसेस बैंक्स रिस्क प्रोफाइल, बैंक के रिस्क प्रोफाइल को एसेस करता है, एसेस का मतलब एक तो कैलकुलेट करता है ऑन ए कॉन्टिन्यूस बेसिस एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द बैंक्स स्ट्रेटेजिक प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है। चलिए आगे, द बैंक्स इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इज इसेंशियल टू द प्रोसेस। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस इंक्लूड एन इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड वेयर अप्रोप्रिएट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल। तो ये कह रहा है कि एक जगह तो वो इंडिपेंडेंट रिव्यू से काम चला लेता है, लेकिन वेयर अप्रोप्रिएट कहीं कहीं ज़रूरी होता है तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट को भी वो मेंटेन मतलब कराता है इस चीज़ को जस्टिफाइड करने के लिए। द बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ a responsibility to ensure that management establishes a system for assessing various risks। क्या है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहता है कि वो बैंक में एसेस करने के लिए एक सिस्टम हो, डेवलप ए सिस्टम टू रिलेट रिस्क टू द बैंक कैपिटल, और वो ऐसा डेवलपमेंट करे सिस्टम का कि बैंक के लेवल पे, बैंक की जो कैपिटल लेवल पे, उस लेवल पे वो रिस्क को रिलेट कर पाए।
एंड एस्टेब्लिशेस अ मेथड फॉर मॉनिटरिंग कंप्लाइंसेस विद द, और क्या है, एक ऐसा मेथड इस्टेब्लिश करे जिसमें इंटरनल पॉलिसीज का कंप्लाइंसेस भी होता रहे। द बोर्ड शुड रेगुलरली वेरीफाई वेदर इट्स सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इज एडिक्वेट टू इंश्योर, तो वो कहता है कि बैंक जो है रेगुलरली इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि जो इंटरनल सिस्टम है वो एडिक्वेट है क्या करने के लिए, ये एडिक्वेट टू इंश्योर वेल ऑर्डर्ड एंड प्रूडेंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बहुत ऑर्डर मतलब है बिल्कुल तरीके से, और प्रूडेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो नियम कानून कायदे के हिसाब से। दिस इज नॉर्मली कैरीड आउट थ्रू ए सेपरेट बोर्ड कमेटी, और ये बोला है कि ये जो भी करा जाता है वो बोर्ड की कमेटी के द्वारा कैरीड किया जाता है। कैरीड आउट का मतलब काम निपटाया जाता है। कैरीड आउट का मतलब ये जो निपटाया जाता है किसकी, उससे किया जाता है कि सब लोगों की मदद से हो। द बैंक कंडक्ट पीरियडिक रिव्यूज, द बैंक कंडक्ट पीरियडिक रिव्यूज ऑफ देयर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस टू एंश्योर इट्स इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड रीजनेबलनेस। क्या बोल रहा है कि पीरियडिकल रिव्यू करता है जिसमें उसके प्रोसेस का जो होता है क्या करने के लिए, प्रोसेस के उसको रिव्यू करता है, क्या इंश्योर करने के लिए, इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड रीजनेबलनेस। इंटीग्रिटी कोई गलत सोच से तो कोई काम नहीं कर रहा, एक्यूरेसी जो हम सोच रहे हैं कर रहे हैं बिल्कुल सही हो रहा है, तीसरा कि हाँ ठीक रीजनेबल ठीक चल रहा है काम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लार्ज एक्सपोजर्स एंड रिस्क कंसंट्रेशंस, एक्यूरेसी and completeness of data inputs into the bank's assessment process and stress testing and analysis of assumptions and inputs are all part of control and monitoring। अब देखो कितनी चीज़ें बता दी इसने, देखो ध्यान से सुनिएगा इस लंबा सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लार्ज एक्सपोजर्स एंड रिस्क कंसंट्रेशंस, तो ये सारी आइडेंटिफिकेशंस में आ रही है। क्या क्या चीज़ आ रही है, एक तो लार्ज एक्सपोजर देखना है, उनकी रिस्क कंसंट्रेशन देखनी है, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा इनपुट देखनी है, एंड स्ट्रेस टेस्टिंग देखनी है, उसकी एनालिसिस करना है जो एजम्पशंस हैं, और एंड इनपुट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ये सारी चीज़ें उसको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करके चलता है। ठीक है।